मनुष्य की नीयत खराब कब होती है। नमस्कार दोस्तों, चाहे कोई कितना ही सगा हो, इन तीन चीजों को सदैव छुपाकर रखना चाहिए, वरना किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि मनुष्य की नीयत खराब कब होती है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए बहुत अनमोल सीख देकर जाएगी। अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो विश्वास मानिए, कभी किसी की नीयत खराब नहीं होगी और आप भी के प्रपंच से बचे रहोगी, और आप यह भी समझ जाएंगे कि हमें किन किन बातों को गुप्त रखना चाहिए। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद इन विषयों पर बात करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था, उसके पास लाखों का व्यापार होता था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती। समय कब किस समय किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जानता। राजा से रंक बनते देर नहीं लगती है, उसी तरह रंक से राजा बनते भी देर नहीं लगती है। कहते हैं, माया छाया और काया यह कभी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन जाता है। वह सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। और यह तो आप जानते ही हैं कि बनी के सब साथी होते हैं, बगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन क्षण होते ही सगे अपने भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भाई बंधु भी अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। निर्धन व्यक्ति अगर कहीं परोपकार की भावना से जाता भी है, कुछ देने की भावना से जाता है, तो भी लोग यही समझते हैं कि यह कुछ न कुछ मांगने ही आया होगा। कहते हैं, गरीबी देहधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। दोस्तों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ जाती है तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में सबको पता चल जाता है कि सेठ बड़ा गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। दोस्तों, एक बात तो सच है, अगर कोई धनवान आदमी, कोई इज्जतदार आदमी एकदम से इस स्थिति को पहुंच जाए तो फिर उसे समाज के सामने आने में बड़ी लज्जा मालूम होती है। अगर वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते हैं, टोक देते हैं। सेठ की हालत भी बहुत बद से बदतर हो गई थी। कर्ज लेने वाले, कर्ज मांगने वाले उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा रहता था कि सेठ जी, आपने हमसे पैसा उधार लिया था, उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे हो। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल अपना पैसा मांगने वालों में हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, उनका पैसा कहां से चुकाए। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास न नहीं है। ना हो तो चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर वे कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। दोस्तों, सेठ की ससुराल वहां से लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ की पत्नी ने भी कहा कि चलो, मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। अब तो वह सेठ अपनी स्त्री को साथ लेकर एक पहर के बीत जाने पर घर से चल देता है। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वह अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वहां जाऊं। अभी तक तो लोग हमसे मांगने आते थे, मैं लोग की मदद करता था, अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, सेठ बड़ा विस्मय में था। सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि मना कर दिया तो मैं भी और भी ज्यादा गिलानी से मर जाऊंगा। कहते हैं, यह समाज घर से खाकर जो आता है उसी को खाने को पूछता है, जिसका पेट पहले से ही भरा है। लोग उसी को आमंत्रित करते हैं, मुंह के लाचार लोगों को कोई नहीं। इसीलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूं। पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम मुझे आकर यहां से बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। अगर वे तुम्हारा कुछ भी सत्कार ना करें, तब तुम खड़े खड़े वहां से लौट आना। फिर हम यहीं से अपने घर वापस लौट चलेंगे। किस्मत में जो लिखी होगी फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा विचार करके उसे उसके मायके में भेज दिया
और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मायके में जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और भाभियों ने देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई है, तो उसे देखकर वे सोचने लगी, अरे यह तो बेकान हो चुकी है, इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए जरूर यह कुछ ना कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। दोस्तों, कहते हैं निर्धन मनुष्य से सभी लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर मन में कुछ देने का भाव भी आ जाए तो भी लोग यही सोचते हैं कि यह मांगने आया होगा। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर के बाद वह वहां से वापस चली जाती है। जहां उसका पति था वहां इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, प्रिय, अब हमारा जाना उनके घर उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। जो किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। दोस्तों, ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। दर्शक बंधु, चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुंच गए, उस समय पैदल का ही रास्ता था। से की स्त्री उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वह गर्भवती थी। दोस्तों, हुआ क्या, चलते चलते सेठ की स्त्री रास्ते में गिर पड़ती है क्योंकि अब उसके प्रसव काल का समय नजदीक आ गया था। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको उठाकर रास्ते से किनारे के खेत में ले चलो। दोस्तों, सेठ अपनी पत्नी को उठाता है और वही पास में एक बाजरे का खेत था, उसमें ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में जब सेठ की पत्नी होश में आती है, तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मेरी गोद में दे दो और इस जेर को, गंदे रक्त को एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर गाड़ दो। दोस्तों, सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खोदा था कि इतने में उसने क्या देखा, उसमें से एक सोने चांदी की असरफ से भरी हुई एक हांडी निकल आती है। उस हांडी को लेकर खुशी खुशी सेठ अपनी स्त्री के पास आता है और अपनी पत्नी को बताता है, प्रिय, परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दे दी है। किसी ने सच कहा है, जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की स्त्री भी बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि दोस्तों, वो डी सोने की असरपियों से भरी हुई थी। सेठ की स्त्री ने कहा कि स्वामी, अब आप मुझे जल्दी घर ले चलो। दर्शक बंधुओं खुशी खुशी से अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर आता है। उनके आने जाने के हाल को किसी अड़सी पड़ोसी ने नहीं जाना था क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ किस्मत फिर से फलित हो चुकी थी। दोस्तों, 5 दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया। यह बात उसके अड़ोस पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। सोचने लगे, कल तक तो इसके घर में खाने तक को नहीं था, कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से ये सेठ, इसे ऐसा कौन सा गड़ा धन मिल गया है जो सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, दुनिया में कुछ लोग दूसरे की तरक्की से, दूसरों के सुख चैन से बहुत जलते हैं, इतना तो वे अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते। दोस्तों, यह पहला दुख है जो आदमी किसी के दुख न देने पर भी दुखी रहता है। ईसा दूसरों की तरक्की से दुखी तो हो, लेकिन उससे सीख कुछ नहीं लेते। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से पूछती है कि बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया है, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। मी पड़ोसन मीठी मट्ठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली और सीधी सादी थी। उसने
पड़ोसन को जैसे जैसे धन मिला था वो सारी बात बता दी। पड़ोसन यह सुनकर अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी हो जाता है। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वो खेत इसी पड़ोसी का था। दोस्तों, उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो जाती है। कहने लगा, वो तो खेत हमारा था जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लूंगा। पड़ोसी ने क्या किया, जाकर राजा के दरबार में सेठ पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा, महाराज, फला सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। दोस्तों, अब तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि हे सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल कर लाए हो। यह आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इस खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान की कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। दोस्तों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है, तो उस धन पर अधिकार से का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वे पहले ही दे जाते। उस जमीन में गाड़ कर क्यों जाती, और इसका धन होता, इसकी भाग्य में होता तो इसको अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। दोस्तों, राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि वो धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उसके जन्म से ही सेठ को वो धन मिल गया है। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, 100 कर दिया। बाकी का जो धन बचा उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब यह सारा धन उसको दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को सौंप दिया जाएगा। तुमने जो ये कहा था कि वो धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में हैं। जब तक यह सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए रुपए हर महीने सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न रह गया। सोचने लगा, यह क्या, मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे 5 रप महीने उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब की थी। यह उसी का नतीजा है। दोस्तों, वो जमींदार वहां से अपना सा मुंह लेकर लौट गया और हर महीने 5 रुपए उस सेठ को देने पड़ती थी। दर्शक बंधु, इसीलिए कहते हैं नीयत खराब मत करो। इसी से संबंधित मैं आपको एक वाकया और सुनाता हूं। किसी गांव से एक बुढ़िया अपनी जवान बेटी के साथ दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में चलते चलते उसकी लड़की बहुत थक गई थी। तब वो बुढ़िया अपनी लड़की के साथ सड़क किनारे बैठकर सुस्ताने लगती है। तभी वहां से एक घड़सवार गुजरता है। बुढ़िया ने उस घड़सवार से कहा, बेटा, मेरी लड़की को तू थोड़ी दूर तक अपने पीछे घोड़े पर सवार कर ले। ये बेचारी बहुत थक गई है, इससे चला नहीं जा रहा है। आगे जाकर तू इसे उतार देना, मैं तब तक पीछे पीछे आ रही हूं। दोस्तों, उस समय घोड़े वाले ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं दूसरे की लड़की को अपने घोड़े पर नहीं बैठा सकता। इतना कहकर वह सवार आगे को चला जाता है। लगभग 1 मील तक पहुंच गया होगा। तब उसके मन में विचार आता है कि ऐसी सुंदर जवान स्त्री को मैंने घोड़े पर बैठाने से इनकार कर दिया। मैं भी कितना मूर्ख हूं। अगर मैं उसे बैठा लाता तो वो बुढ़िया मुझे कौन सा देख रही थी और कौन सा वो मुझे भागकर पकड़ सकती थी। मैं उसकी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता और उसे अपनी पत्नी बना लेता। दोस्तों, अब तो उस घुड़सवार के मन में उस लड़की को लेकर पाप बन जाता है। कहने का मतलब लड़की के बारे में सोचकर उसकी नीयत खराब हो जाती है।
घोड़सवार ने फौरन वहीं पर अपना घोड़ा रोक लिया और सोचा कि वो बुढ़िया अपनी लड़की को लेकर जब आ जाएगी तो मैं उसे घोड़े पर बैठा लूंगा। दर्शक बंधु, उधर उसी समय उस बुढ़िया के मन में भी विचार चलने लगता है। बुढ़िया मन में सोचती है कि अच्छा हुआ जो उसने मेरी बेटी को घोड़े पर नहीं बैठाया। मैं भी कितनी पागल थी जो उस अनजान रागीर के साथ उसके घोड़े पर अपनी बेटी को बैठा रही थी। पता नहीं वह कौन था, कहां का था। अगर वह मेरी बेटी को लिए चला जाता तो मैं क्या कर लेती दोस्तों। यही सब बातें सोचते सोचते बढ़िया अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में वही घुड़सवार खड़ा मिल जाता है। घुड़सवार कहने लगा, मां, मुझे क्या करना। मेरे मना करने के बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आपकी बेटी को ना बैठाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम अपनी बेटी को मेरे घोड़े पर बैठा सकती हो। आगे जाकर मैं इसे छोड़ दूंगा दोस्तों। जब घुड़सवार ने यह कहा तो बुढ़िया कहने लगी, ना ना बेटा, अब वह पैदल ही चली जाएगी। उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुमसे अपनी बेटी को बैठाने के लिए कहा था। अब मुझे अक्ल आ गई है। जिसने तेरे कान में कहा था उसी ने मेरे कान में भी कह दिया। मैं किसी अजनबी परदेसी के साथ अपनी बेटी को घोड़े पर नहीं बैठा सकती। तुम जाओ और अपना काम करो। दोस्तों, वो घुड़सवार बुढ़िया के मना करने पर वहां से अपना समूह लेकर चला जाता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की चीज को देखकर कभी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। किसी के धन स्त्री को देखकर उस पर ललचाना नहीं चाहिए। हमारे नियत खराब करने पर परमात्मा दूसरे के मन में भी संदेह का बीज डाल देता है। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, चाहे कोई कितना ही सगा हो, उसके सामने अपने धन, अपनी तरक्की और अपने काम करने के तरीके के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए, वरना कब किसकी नीयत खराब हो जाए कोई नहीं जानता। अक्सर लोगों की नीयत इन 3 चीजों को देखकर ही खराब होती है। नंबर 1 धन, नंबर 2 स्त्री और नंबर 3 तरक्की। इन तीनों चीजों के विषय में कभी किसी व्यक्ति को कोई बात ना बताए। अक्सर इन्हें देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। हमेशा अपने घर की मान अपमान की, पद पत्नी की, अपनी कमजोरी की और अपनी तरक्की की बातें कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोगों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती। दूसरी बात, अपना भेद बताकर किसी को ललचा का मौका नहीं देना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई सुंदर और जवान स्त्री है और हम उसे किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अकेला भेज देते हैं, या उसे पुरुषों के मध्य अकेला जाने देते हैं, या हम अपने कुछ मिलने वालों को अपने घर के अंदर बुलाकर लाते हैं, तो ऐसा करके हम दूसरों को मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। याद अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।